गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो साइंस का जो टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में उसके बारे में पढ़ेंगे कि पदार्थ क्या होता है, उसकी अवस्थाएं क्या होती है, पदार्थ को जो है कैसे हम मान सकते हैं कि ये कोई वस्तु है जो पदार्थ में आती है या नहीं आती है। पदार्थ की सबसे पहले बात करें तो डेफिनेशन ही क्या होती है। डेफिनेशन में देखा जाए परिभाषा, तो पदार्थ की परिभाषा की बात करें तो पदार्थ में सबसे पहले पदार्थ एक ऐसी वस्तु जो अपना स्थान घेरती हो, ठीक है, या फिर उसका कोई एक परमानेंट या कोई फिक्स भाग होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। जैसे कि हम उदाहरण में बोल सकते हैं, जैसे भोजन हो गया, ठीक है, भोजन हो गया, बादल, तारे, ये सब जो भी है वो किस में आते हैं, पदार्थ में आते हैं। तो सबसे पहले पदार्थ की डेफिनेशन ही क्या हो जाएगी, वह वस्तु जो अपना भार रखती हो या कोई निश्चित स्थान घेरती हो, वो क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अब उदाहरण देखा जाए यहाँ पर पदार्थ में, जैसे बोल सकते हैं हम, जैसे कोई पत्थर हो गया, पदार्थ है, बिल्कुल है, कोई अवस्था होती है इसकी, ठीक है, बादल, तारे, ये सब किस में रखे जाते हैं, हम बोल सकते हैं कि कोई ना कोई पदार्थ की अवस्था को दर्शाते हैं। अब यहाँ पर पदार्थ की इन्हीं अवस्थाओं में बात करें तो इनको कैसे देखा जाता है या फिर हम इनको कैसे ज्ञात करते हैं या इनकी कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो सबसे पहले पदार्थ में देखा जाए तो इनका होता है भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप, ये जो भौतिक स्वरूप, भौतिक का मतलब है जिसे हम देख सकें या आसानी से ज्ञात कर सकें। तो भौतिक स्वरूप में यहाँ पर हम इनको पदार्थ को कण की सहायता से, किसकी सहायता से, कण की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी पदार्थ हैं उन्हें हम कह सकते हैं कि उनका जो भौतिक स्वरूप है वो किससे बना होगा, कण से मिलकर बना होगा, या कण ही एक ऐसा माध्यम है जो मिलकर किसको बनाते हैं, पदार्थ को बनाते हैं। ठीक है, अगला हम इसी में देखते हैं कि जो कण है, किसी भी पदार्थ के जो कण होते हैं उनके पास होते हैं गुण। ठीक है, कुछ ना कुछ गुण होते हैं, कुछ ना कुछ गुणों को वो दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने उदाहरण में देखे हैं जल और नमक, दोनों की अवस्थाएं या बात करें, दोनों पदार्थ हमारे पास अलग अलग है, लेकिन जब दोनों को मिलाया जाता है तो नमक के कण हैं वो आसानी से जल में घुलनशील हो जाते हैं। तो एक तरह से ये क्या हुआ, गुण हुए किसके, कणों के। ठीक है, गुणों में बात करें, पहला कि हमने क्या कहा कि ये घुलनशील होते हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि इनके मध्य जो है वो रिक्त स्थान पाए जाते हैं। ये रिक्त स्थान आपस में मिक्स होते हैं। पहला गुण, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाए जाते हैं। पहला गुण तो ये हो गया कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाए जाते हैं। दूसरा ये बात करें कि यहाँ पर जो उदाहरण हमने देखा, जल और नमक हो गया, या फिर साथ में हम बात कर सकते हैं जल प्लस चीनी का मिश्रण हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जब इन दोनों को मिक्स किया जाएगा, मिक्स करने पर इनका स्तर बढ़ेगा, लेवल जो है वो ऊपर बढ़ता हुआ हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो दूसरा गुण क्या हुआ, पदार्थ के कण आपस में आकर्षित होते हैं, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो गुण हो चुके हैं, तीसरा क्या है, तीसरा ये है
कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। गतिशील कैसे, उदाहरण से समझेंगे। जैसे हमने कहा कि ये कोई अगरबत्ती है, ठीक है, जब उसे कोई एक स्थान पर जलाया जाता है तो उसका धुआं जो है वो निरंतर गतिशील रहता है। एक स्थान पर जलाते हैं लेकिन उसका जो धुआं है गति करके वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से चला जाता है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो कण जो होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक है। उदाहरण से देखा हमने कि जल और नमक है, दोनों को मिक्स किया जाता है, के मध्य रिक्त स्थान होता है, जाहिर सी बात है। पदार्थ के कण आपस में आकर्षित होते हैं। जब जल के अंदर नमक को या फिर चीनी को किसी भी पदार्थ को मिलाया जाता है तो वो कण हमें आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। क्यों दिखाई नहीं देते? क्योंकि आपस में आकर्षित होकर मिक्स हो जाते हैं। तीसरा हमने कहा कि निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो इनके गुण हुए, गुणों के साथ में इनकी अपनी होती है भौतिक अवस्थाएं, ठीक है। तो लास्ट में अब यहाँ पर जितने भी पदार्थ हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो प्रत्येक पदार्थ की अपनी होती है भौतिक अवस्था। क्या देखी जाती है? भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में बात करें तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि पदार्थ की अपनी अपनी अलग अलग अवस्थाएं होती है और ये जो पदार्थ है सभी अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर पदार्थ की कितनी अवस्थाएं? 3। कौन कौन सी? पहली ठोस, दूसरी द्रव और तीसरी गैस, ठीक है। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था। अब पदार्थ होते हैं तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। जैसे ठीक है, एक जैसे ये पेन है तो ये पेन की अगर बात करें तो ये कौन सी अवस्था में आता है? हमने कहा ये आएगा ठोस अवस्था में आता है। जल है, जल होते हैं, हमने कहा द्रव जो होते हैं वो तरल अवस्था में पाए जाते हैं। कौन सी अवस्था में? तरल अवस्था में। तो यहाँ पर जो तरल, जितने भी तरल, जैसे जल ही हो गया तो उसकी कौन सी अवस्था होगी? द्रव की अवस्था होगी। गैस में बात करें, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब जो है वो कौन सी अवस्था में आते हैं? गैसीय अवस्था में आते हैं। अब इन तीनों अवस्थाओं के अपने अपने गुण होते हैं, अपनी विशेषताएं होती है। तो पहली कौन सी? ठोस अवस्था। कौन सी अवस्था? ठोस अवस्था। ठोस अवस्था। जो ठोस अवस्था होती है, जैसे ठोस अवस्था में उदाहरण भी बहुत सारे जानते हैं, देख लें, जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी का कोई टुकड़ा हो गया, पेन हो गया, मार्कर हो गया, ये सब कौन सी अवस्थाएं? ठोस अवस्थाएं। अब इनके गुण क्या? पहला ही गुण ये आ जाता है कि जितनी भी ठोस अवस्थाएं होती है उनका एक निश्चित आकार होता है, ठीक है। आकार होता है, साथ में एक निश्चित सीमा को तय करती है। किसको तय करती है? सीमा को तय करती है। तो पहला हमने क्या कहा? ठोस अवस्था में वस्तुओं का निश्चित आकार होता है, आकार होता है तथा इनकी अपनी निश्चित सीमाएं होती है। साथ में पहला तो क्या है कि ठोस अवस्था में वस्तुओं का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। दूसरा हमने क्या, अगर आकार निश्चित है तो साथ में इनकी सीमाएं भी क्या होंगी? निश्चित होगी। साथ में हमने कहा कि जितने भी पदार्थ होते हैं वो कणों से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर ठोस अवस्था में दूसरा गुण क्या आ जाएगा कि इनमें जो कणों की स्थिति होती है, कणों की स्थिति वो किस प्रकार होती है? हमने कहा कि ठोस है, आकार निश्चित होगा, आकार निश्चित होने के साथ में सीमाएं निश्चित होगी। तो यहाँ पर कणों की स्थिति की बात करें, ये बिल्कुल निकट होगी। किस प्रकार होगी? निकट। निकट कैसे? बिल्कुल ही पास पास, जैसे कि हमने कहा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये जो कणों की स्थिति हमें कैसे दिखाई देती है? कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देती है, ठीक है।
ये कणों की स्थिति हो गई। कणों की स्थिति हमने कहा कि निकट होती है, बिल्कुल पास पास होते हैं, इसीलिए क्या होते हैं, आकार में भी निश्चित होते हैं। अब आकार में निश्चित है तो इसमें तीसरा गुण क्या आ जाएगा, अगर ये आकार में बिल्कुल पास पास है और निश्चित है तो क्या होगा कि यहाँ पर जो ये देखो अगला, ठोस अवस्था में पदार्थ कठोर होते हैं, कठोर होते हैं। कठोर होते हैं क्यों, क्योंकि हमने कहा कि इनके बीच में क्या है, कोई रिक्त स्थान नहीं है। कणों की स्थिति की बात करें तो क्या होते हैं, अत्यंत निकट होते हैं, बिल्कुल ही पास पास पाए जाते हैं। तो इसका अगला गुण क्या हो जाएगा कि एक तो पहला तो क्या, आकार निश्चित है, दूसरा निश्चित सीमा है, तीसरा कणों की स्थिति की बात करें तो अत्यंत निकट होते हैं, अवस्था की बात करें तो अवस्था कठोर होती है। ठीक है, उदाहरण में कुछ भी मान सकते हैं, पेन हो गया, मार्कर हो गया, लकड़ी का टुकड़ा हो गया, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, साथ में यहाँ पर देखें नेक्स्ट, ठोस अवस्था में कणों के मध्य कोई भी रिक्त स्थान, अभी जैसे हमने बात करी थी कि इनके कण क्या होते हैं, हमने कुछ इस प्रकार समझा था कि इनके कण क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं। कण पास पास है मतलब कणों के मध्य क्या नहीं है, कोई भी रिक्त स्थान नहीं है। कणों के मध्य किसी प्रकार का रिक्त स्थान नहीं होता है। ठीक है, साथ में रिक्त स्थान नहीं होता है, और क्या बोल सकते हैं कि इनके मध्य जो है आकर्षण बल अधिक होता है। ठोस अवस्था में कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण की बात करें, ठीक है, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, लकड़ी का टुकड़ा हो गया। ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा, ये जितनी भी वस्तु हैं, बर्फ, जितने भी उदाहरण हैं ये सब कौन सी अवस्था के, ठोस अवस्था के। उदाहरण से बात कर सकते हैं कि पेन, पेंसिल, लकड़ी का टुकड़ा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात करें, हमने कहा इनका आकार निश्चित है। निश्चित आकार है तो एक और चीज जो हमारे समझने लायक है, कौन सी, कि अगर इन पर अधिक बाह्य बल लगाया जाए, क्या लगाया जाए, हमने कहा पेन है, जैसे ये पेन है, अगर इस पर अधिक से अधिक बाह्य बल लगाऊं, अधिक से अधिक बल लगाए तो क्या होगा, ये टूट जाएगा, टूटकर दो टुकड़ों में या दो भागों में विभाजित हो जाएगा। अगर ये दो भागों में विभाजित होता है तो क्या इसका ये मतलब है कि इसकी अवस्था बदल जाती है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हम एक और पॉइंट समझ सकते हैं कि ठोस अवस्था में पदार्थ पर बाहरी बल लगाने पर वस्तुएं टूट जाती है, परंतु उनका, या बोल सकते हैं कि उनकी जो अवस्था है, उनकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ठोस अवस्था की जो बातें थी उसके जो मुख्य पॉइंट थे हमने सारे डिस्कस कर लिए। ठीक है, एक बार वापस से रिवाइज करेंगे। यहाँ से हमने पदार्थ की बात करी, पदार्थ की भौतिक अवस्था कितनी, ठोस, द्रव और गैस। साथ में हमने क्या देखा और कि इन अवस्थाओं में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। पहला गुण क्या था कि इनका आकार क्या होता है, निश्चित होता है या निश्चित आकार के होते हैं, साथ में इनकी सीमाएं भी क्या होती है, निश्चित होती है।
कणों की स्थिति की बात करें तो कण जो है अत्यधिक निकट होते हैं और कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देते हैं। साथ में ठोस अवस्था में पदार्थ जो होते हैं कठोर होते हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ा। नेक्स्ट, यहाँ पर ठोस अवस्था में कणों के मध्य किसी भी प्रकार का कोई रिक्त स्थान नहीं होता है। रिक्त स्थान नहीं होगा तो इनके मध्य क्या होगा, आकर्षण बल जो होगा वो अत्यधिक होगा। साथ में जैसे उदाहरण हमने समझे पेन, पेंसिल, लकड़ी का टुकड़ा, बर्फ, ये सब किसके अंदर आता है, हमने कहा ये सभी वस्तुएं जो हैं वो ठोस अवस्था के अंदर आती है। साथ में ठोस अवस्था में पदार्थ पर यदि बाह्य बल लगाएं तो वस्तुएं टूट जाती है, ठीक है, लेकिन इनका जो अवस्था जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं देखा जाता है। लेकिन ये तो कुछ उदाहरण हुए, लेकिन अगर हम बात करें जैसे स्पंज हो गया, ठीक है, स्पंज हो गया या रबर बैंड हो गया, तो ऐसे कुछ उदाहरण हैं जो भी कौन सी अवस्था में आते हैं, ठोस अवस्था में आते हैं। जैसे मैंने कहा ठोस अवस्था में कुछ उदाहरण हैं, कौन कौन से, स्पंज, ठीक है, रबर बैंड, ये सब भी किस में आते हैं, ठोस अवस्था में आते हैं। यदि वही वाली बात है कि यहाँ पर क्या करें, अगर बाह्य बल लगाएं, कोई बाह्य बल या कोई बाहरी बल लगाया जाए तो ये क्या होगा, बाहरी बल लगाएंगे तो क्या होगा, ये अपना आकार क्या करेगी, परिवर्तित करेगी, आकार परिवर्तित करती है, ठीक है, आकार परिवर्तित करेगी, लेकिन क्या नहीं होगा, लेकिन इनमें अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये यहाँ तक हमने बात करी कौन सी अवस्था की, ठोस अवस्था की। आगे हमारे पास है एक तो कौन सी है, द्रव अवस्था, और एक कौन सी है, गैसीय अवस्था, ठीक है। जहाँ द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था और ठोस अवस्था तीनों एक दूसरे से विपरीत है। तीनों में कणों की स्थिति की बात करें तो हमने कहा था कि जो ठोस में है, जो ठोस पदार्थ है उनमें जो कण है वो कैसे होते हैं, हमने कहा बिल्कुल ही पास पास होते हैं, ठीक है। ठोस में जो हमने बात करी कि इनमें कण क्या होंगे, अत्यधिक निकट होंगे, अत्यधिक निकट होंगे, ठीक है। साथ में द्रव में बात करें, द्रव में कण कैसे होंगे, हमने कहा थोड़े दूर दूर होंगे, अत्यधिक निकट मतलब कुछ इस प्रकार से, और इनके बीच में कोई रिक्त स्थान नहीं होगा। यहाँ पर द्रव में कण की बात करें तो इनके मध्य क्या होगा, कुछ रिक्त स्थान होगा, रिक्त स्थान उपस्थित होगा, ठीक है। यहाँ पर ठोस, द्रव और गैस की बात करें तो गैस में क्या होता है, गैस में कणों में अत्यधिक रिक्त स्थान पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अत्यधिक रिक्त स्थान पाया जाता है। ठोस काम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी अवस्था आती है, द्रव अवस्था। कौन सी अवस्था, द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में बात करें, ठीक है, जैसे जल हो गया, ठीक है, यहाँ पर द्रव अवस्था के गुण अलग अलग होते हैं। गुणों में हम बात करें तो पहला गुण ही क्या आ जाता है, द्रव अवस्था, द्रव अवस्था तरल माध्यम में होती है, तरल माध्यम में होती है, ठीक है। दूसरा हमने जो अभी अभी पढ़ा कि इनके मध्य, द्रव अवस्था के मध्य, द्रव अवस्था के मध्य कणों में कुछ दूरी देखी जाती है, ठीक है। द्रव अवस्था में कणों में कुछ दूरी देखी जाती है। तीसरा हम यहाँ पर बात करें, द्रव अवस्था। अब ठोस में जब हमने पढ़ा तो हमने देखा कि उनका निश्चित आकार होता है, ठीक है, और कणों के मध्य कोई दूरी भी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर कणों के मध्य कुछ दूरी है, ठीक है। तो द्रव अवस्था में कण क्या करते हैं, हम बोल सकते हैं द्रव अवस्था में कण गति करते हैं, द्रव अवस्था में ही बात करें तो यहाँ पर द्रव के अंदर, द्रव अवस्था में
द्रव अवस्था में कण गति करते हैं, मतलब क्या, यहाँ पर अगर इसके आकार की बात करें, ठीक है, आकार और साथ में क्या, आयतन, दो चीजें हैं। ठोस में तो आकार और आयतन की हमने बात करी कि निश्चित होता है, आकार भी निश्चित है और उसकी सीमाएं जो आयतन है वो भी निश्चित है। लेकिन यहाँ पर द्रव अवस्था में बात करें तो ना तो इनका आकार निश्चित होगा, ठीक है, लेकिन आकार निश्चित नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो आयतन की हम बात करें, आयतन की हम बात करें वो क्या होता है, निश्चित होता है। कैसे समझेंगे जरा, ठीक है। जैसे कि हमने कहा कि द्रव अवस्था में आकार निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि द्रव पदार्थ को, द्रव बोल सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं तरल पदार्थ को जिस बर्तन में रखते हैं, जिस बर्तन में रखा जाता है, रखा जाता है, ये उसी का आकार ले लेते हैं। रखा जाता है, उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। आकार के बारे में हमने क्या बात करी, द्रव अवस्था में हमने कहा कि यहाँ पर द्रव अवस्था में क्या बात कर रहे थे, अगला पॉइंट ये है कि द्रव अवस्था में आयतन जो होता है वो निश्चित होता है, ठीक है। द्रव अवस्था में हमने पढ़ा कि आकार जो है, आकार निश्चित नहीं है, लेकिन आयतन, आयतन निश्चित है। कैसे कि द्रव को जिस भी बर्तन में रखा जाएगा ये उसका आकार ग्रहण कर लेगा, ठीक है। तो आकार नहीं है तो क्या है, यहाँ पर आयतन निश्चित होता है। अगला पॉइंट देखें हम यहाँ पर, जैसे उदाहरण, जैसे जल है, जल को जिस भी बर्तन में रखा जाता है उसका आकार ले लेता है। तो वही पॉइंट है कि यहाँ पर आकार तो निश्चित नहीं है, साथ में आयतन निश्चित होता है। नेक्स्ट, यहाँ पर ठोस हो गया, द्रव हो गया। अगली जो अवस्था अपने पास में आती है गैस अवस्था। कौन सी अवस्था, गैस अवस्था। गैस अवस्था की बात करें तो पहला क्या, इसका कोई आकार बिल्कुल नहीं, कोई आकार नहीं होता है, कोई आयतन नहीं। लेकिन यहाँ पर बात करें कि गैस अवस्था में, गैस अवस्था में कणों के मध्य दूरी, कणों के मध्य दूरी अधिकतम होती है, अधिकतम होती है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि ठोस में जो है वो बिल्कुल पास पास रहेंगे, कोई रिक्त स्थान नहीं होगा। द्रव में जो है वो कुछ दूरी पर होते हैं, कुछ रिक्त स्थान उसमें पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर गैस अवस्था में बात करें तो गैस अवस्था में कण क्या है, अत्यधिक दूरी पर पाए जाते हैं, अत्यधिक दूरी पर होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इनके मध्य दूरी अधिकतम होती है। साथ में देखा जाए कि कण अत्यधिक दूरी पर, जैसे ऐसे कुछ इस प्रकार से होगा, कण अधिकतम दूरी पर है तो इनके बीच में क्या होगा, रिक्त स्थान भी अधिक होगा। अगला पॉइंट क्या हो गया, गैस अवस्था में, गैस अवस्था में कणों के मध्य
रिक्त स्थान अधिकतम होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, यहाँ पर इसी पॉइंट को एक बार वापस समझेंगे कि जैसे ठोस में तो हमने कहा बिल्कुल पास पास है, कोई रिक्त स्थान नहीं है। द्रव की बात करें तो कुछ दूरी पर होते हैं, ठीक है, कुछ दूरी पर है, साथ में कुछ गैप हमें यहाँ पर आसानी से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमने कहा कि गैस में क्या होते हैं, कण जो है वो अत्यधिक दूरी पर होते हैं। कण जितने अत्यधिक दूरी पर होंगे गति भी क्या करेंगे, वो उतनी ही अधिक करेंगे। तो यहाँ पर एक और पॉइंट क्या आ गया, तीसरा पॉइंट, गैस अवस्था में कण अत्यधिक गति करते हैं। क्या करते हैं, अत्यधिक गति करते हैं, क्योंकि अत्यधिक दूरी पर ये स्थित होते हैं। साथ में यहाँ पर एक गुण है जो हमें यहाँ पर पढ़ना है कि जो गैस अवस्था होती है, गैस अवस्था के अंदर हम बोलते हैं कि इनमें संपीड्यता का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है, संपीड्यता का गुण पाया जाता है। गैस अवस्था में या गैस अवस्था के कणों के मध्य संपीड्यता का गुण देखा जाता है। संपीड्यता का गुण देखा। अब ये जो संपीड्यता होती है, ये होती क्या है, हमने कहा अधिक से अधिक दबाव लगाया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ठोस, द्रव, गैस के क्या हो, तीनों की भौतिक अवस्थाएं पढ़ी। कण पढ़े तो सबसे पहले कणों के गुण पढ़े। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या आ जाएगा कि अवस्थाओं का परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन किस प्रकार, हमने कहा कि जो ठोस, द्रव और जो गैसीय अवस्था होती है, क्या कोई पदार्थ आपस में इन अवस्थाओं का परिवर्तन कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, जैसे हमने कहा कि पहले ठोस है, फिर ठोस से द्रव में बदल जाए, फिर द्रव से गैस में, तो यहाँ पर क्या होगा, हमने कहा कुछ कारक होंगे। क्या होंगे, कारक, फैक्टर होंगे। ये कारक और फैक्टर क्या करेंगे, हमने कहा किसी भी पदार्थ को, कारक जो होंगे, हमने कहा पदार्थ को अपनी अवस्था, अपनी मूलभूत अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित करते हैं। हमने क्या कहा कि अवस्थाओं का परिवर्तन, अब अवस्थाएं कौन सी, हमने कहा ठोस, द्रव, गैस आपस में क्या हो, परिवर्तित हो तो इनके लिए क्या आवश्यक है, हमने कहा कुछ कारक होंगे, कुछ एक्सेप्ट फैक्टर होंगे जो क्या करेंगे, इनको अपनी अवस्था से, मूलभूत अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित करेंगे। कैसे, हमने कहा कि जैसे कारक में क्या हो सकता है, तापमान, पहला क्या बोला हमने, कारक है तो कारक में क्या हो सकता है, तापमान हो सकता है। दूसरा हमने कहा दाब, प्रेशर। ठीक है, पहला तो क्या, टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर। कुछ ऐसे कारक होते हैं जो अवस्थाओं को क्या करते हैं, मूलभूत अवस्था से परिवर्तित करके दूसरी अवस्थाओं में परिवर्तित कर देते हैं। कैसे करते हैं इसको जरा देखेंगे हम। ठीक है, जैसे हमने कहा बर्फ है, ठीक है, बर्फ है तो बर्फ का अगर तापमान बढ़ाया जाए, क्या किया जाए, तापमान अधिक किया जाए या अधिक तापमान के अंदर इसको रखा जाए। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे हमने बर्फ की बात करते हैं, बर्फ के यहाँ पर कौन सी अवस्था है, हमने कहा ठोस अवस्था है। ठीक है, हम सभी जानते हो ठोस अवस्था में हमने पढ़े कि इनके कण भी अधिक पास होंगे, दूरी नहीं होगी, आकार निश्चित होगा, ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो बर्फ जो है, बर्फ में यदि तापमान अधिक किया जाए तो तापमान अधिक करने पर जाहिर सी बात है ये धीरे धीरे कौन सी अवस्था में बदलेंगे, हमने कहा द्रव अवस्था में। इसकी द्रव अवस्था जल। ठीक है, बर्फ से ये किस में बदल जाएगा, हमने कहा ये जल में परिवर्तित हो जाएगा। जब तक बर्फ था कौन सी अवस्था थी, ठोस अवस्था। जैसे ही जल में परिवर्तित हुआ तो यहाँ पर क्या देखा गया कि हमने तापमान बढ़ाया, तापमान बढ़ाने पर पहले बर्फ कौन सी अवस्था, ठोस,
ठोस से ये क्या है, कंटिन्यू किस में बदल जाता है, जल में। और यहाँ पर जल कौन सी अवस्था है, द्रव अवस्था है। ठीक है, तो यहाँ पर तापमान बढ़ाया, तापमान बढ़ाने पर क्या देखने को मिला कि बर्फ किस में बदला, जल में। और यदि वापस पुनः यहाँ पर जल में अत्यधिक तापमान, वापस तापमान क्या किया जाए, अधिक कर दिया जाए, तापमान को पुनः बढ़ा दिया जाए, तो यहाँ पर जो जल है, जो हमें द्रव अवस्था मिली है, वो किस में मिल जाएगा, हमने कहा वाष्प में। ठीक है, और वाष्प यहाँ पर कौन सी अवस्था हो जाएगी, हमने कहा गैसीय अवस्था। कौन सी अवस्था, गैसीय अवस्था। कुछ इस प्रकार से हमने कहा कि तापमान अवस्थाओं को परिवर्तित करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़, एक और पॉइंट जो हमें पढ़ना है, हमने कहा बर्फ है तो बर्फ जल में बदल रहा है, तो बर्फ का पिघलना, या फिर वह बोल सकते हैं कि वह तापमान जो धीरे धीरे किस में बदले, जल में, या वह तापमान जो धीरे धीरे बर्फ को जल में बदलता है या ठोस को द्रव अवस्था में बदलता है, वह क्या कहलाता है, गलनांक। क्या कहलाता है, गलनांक। एक तो है गलनांक, ठीक है, दूसरा हम यहाँ पढ़ते हैं क्वथनांक। क्या पढ़ते हैं, क्वथनांक। क्या होती हैं दोनों चीजें, गलनांक में तो हम बोल सकते हैं कि बर्फ का पिघलना, ठीक है, बर्फ का पिघलना तो एक निश्चित ताप होता है। क्वथनांक में हम बोल सकते हैं कि जल का उबलना। तो यहाँ पर गलनांक तो क्या हुआ, जैसे गलनांक निश्चित होता है, हम इसको गलनांक को कितना पढ़ते हैं, 273 केल्विन। क्वथनांक कितना पढ़ते हैं, क्वथनांक पढ़ते हैं 373 केल्विन। ठीक है, यहाँ पर अवस्थाएं हो गई, अवस्थाओं के गुण हमने देख लिए। अवस्थाओं के गुणों के पश्चात हम क्या देखा कि यहाँ पर तापमान और दाब दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को परिवर्तित करते हैं। ठीक है, साथ में यहाँ पर एक और कारक है जो हम पढ़ते हैं, एक तो तापमान के अलावा, तापमान और दाब के अलावा। ठीक है, तीसरा कारक हम पढ़ते हैं यहाँ पे वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण में देखा जाए तो यहाँ पर हमने कहा कि जैसे अभी जल है, जल पर तापमान बढ़ाया जाएगा तो जल जो है वो उबल कर किस में बदलेगा, हमने कहा वाष्प में बदलना शुरू कर देगा। यहाँ पर अवस्था भी परिवर्तित होने लग जाएगी। तो वाष्पीकरण का मतलब भी क्या, वाष्पीकरण में हमने कहा कि जल का पुनः धीरे 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 भाप में बदलना या वाष्प में बदलना। ठीक है, यहाँ पर इसका उदाहरण हमने उदाहरण में देखें तो उदाहरण कैसे, कपड़ों का धूप में सुखाना, कपड़ों का धूप में सुखाना कौन सी क्रिया है, ये वाष्पीकरण की क्रिया है। ठीक है, बाकी का हम यहाँ पर कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बाप रे इतनी गर्मी लगती है।